अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो आपका पेपर हुआ है केमिस्ट्री का उसके एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपको बताऊँगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा सही ऑप्शन है और वो क्यों है। तो चले फिर बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। और जो पहला एमसीक्यू है इसमें आपने HBrO3 में Br की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो बहुत आसान था। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन कलेक्टिवली बनाएंगे -6 और -6 को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए +6 आना चाहिए। तो +6 बनाने के लिए हाइड्रोजन जो है वो +1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसका मतलब है जो Br है उसको +5 कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो Br जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है स्टूडेंट +5 जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरे एमसीक्यू में देखें तो आपसे पूछा गया कि HCl में से कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगी। तो गिवन ऑप्शन में कॉपर जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, ऑप्शन बी। एक्टिविटी सीरीज के लिए आपको ट्रिक भी दी थी कि आप आसानी से याद कर लें। एमसीक्यू नंबर 3 में देखें 90 ग्राम्स आइस के आपको दिए गए और उसमें हाइड्रोजन एटम्स का नंबर पूछ लिया है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइस कोई और चीज़ नहीं है, वाटर ही है, आप जानते हैं। और वाटर का जो मोलर मैस है पहले वो आपको निकालना है। तो वो 18 ग्राम्स पर मोल होता है। 18 ग्राम्स यानी एक मोल में 18 ग्राम्स है, तो 18 ग्राम्स पर मोल मोलर मैस हो गया वाटर का। अब आप गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दो। तो 90 ग्राम्स को 18 ग्राम्स से डिवाइड करोगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। ये आ गए स्टूडेंट्स 5 मोल्स। तो अब 5 मोल्स आ गए। 5 मोल्स को आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना था। तो 5 मोल्स को जब आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मालिक्यूल्स आएंगे वाटर के। तो मैं अगर आप ये जो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है इसको मैं इग्नोर करूं और ख़ाली 6 को लूं तो ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाना था बच्चे 30। अब ये मालिक्यूल्स आए हैं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स ज़रा वाटर के फार्मूले पे गौर करें। H2O, एक मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन हमारे पास तो इतने मालिक्यूल्स हैं। तो फिर हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने के लिए फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 बन जाएगा। 7 ज़ाहिर है यहाँ पे डेसिमल वाला पार्ट भी है और पावर भी मौजूद है, लेकिन मैं मल्टीप्लिकेशन को सिंपल रखने के लिए यहाँ पे इसको ले रहा हूँ। तो ये 6060 के साथ को डेसिमल प्लेस साथ पावर। तो जब आप उसको कैलकुलेटर से करेंगे या इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद, और जो एक पावर है वो 10 में 10 पावर 23 में एक पावर का इजाफा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए था। तो मैंने यहाँ पे पूरा इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, एक शॉर्ट लिया। आई होप कि आपको शॉर्ट में ये समझ आ गया होगा, नहीं तो आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तरीका बहरहाल आपको समझा दिया कि पहले मोल्स फाइंड करें, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, मालिक्यूल्स आएंगे, जो मालिक्यूल्स हैं उनको फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। फिर नंबर 4 को देखो। नंबर 4 में आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपसे इस इक्वेशन में पूछा गया है कि वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। आपको हाइड्रोजन के 16 ग्राम्स बताए गए, ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स बताए गए। तो इक्वेशन भी दे दी गई, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो यहाँ सिर्फ आप ऑक्सीजन को देख लो, हाइड्रोजन को इग्नोर कर लो। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन O2 है, उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। एक ऑक्सीजन का जो मोलर मैस है वो आप निकालो ना, तो एक ऑक्सीजन एटम 16, 2 से मल्टीप्लाई करो 32। तो O2 जो है, यहाँ पे चले मैं रेफर भी कर देता हूँ। O2 के लिए मोलर मैस जो है वो 32 ग्राम्स आ रहा था, और फिर O2 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे ज़रा 1/2 मल्टीप्लाई करो ना, तो 32 2 से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 16 ग्राम्स। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो O2 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ अगर हम मैस फाइंड करें तो मैस यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स है। और स्टेटमेंट भी हमें, स्टेटमेंट क्या बताती है कि 16 ग्राम्स ऑक्सीजन है। इक्वेशन भी बताती है कि 16 ग्राम्स ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। और आगे देखें वाटर के साथ यहाँ कोई लेफ्ट पे कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ वाटर जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने ऑप्शन डी को टिक करना था, बहुत सिंपल सा, आसान सा। फिर नंबर 5 पे स्टूडेंट्स, ये गिवन स्पीशीज़ में जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा, ग्रेटर रेडियस किसका होगा। तो इसका रेडियस जो ऑर्डर होता है वो कुछ यूँ है कि स्टूडेंट्स जो एनाइन होते हैं, एनाइन का जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होता है। एनाइन से कम जो है वो एटम का होता है, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। और एटम से कम जो है
वो होता है कैटाइन का। ये इनका साइज़ है, साइज जो रेडियस है उसका, रेडियस का जो साइज़ की आप कह लो रिलेशनशिप है वो है एनाइन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एनाइन में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होता है, रिपल्जन बढ़ती है तो ज़्यादा रेडियस बढ़ जाता है या साइज़ बढ़ जाता है। एटम न्यूट्रल है और कैटाइन में से चूँकि एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका होता है। न्यूक्लियर चार्ज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और रेडियस को क्लोजर कर लेता है। कैटाइन में चार्ज सबसे कम होता है। तो इसमें देखें सारे कैटाइन है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, आपके पास सिर्फ सी बचता है हाइड्रोजन एटम जो कि न्यूट्रल है। गिवन ऑप्शन में एनाइन तो मौजूद ही नहीं था। फिर नंबर 6 को बच्चे देखें। नंबर 6 भी बहुत आसान था, सिर्फ एक चीज़ को आपने देख लेना था। आप लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर तीन तरह की रिपल्जन आपने बताना है कि तीनों तरह की रिपल्जन किस मॉलिक्यूल में है। तो आप बाकी रिपल्जन को छोड़ दें, सिर्फ यहाँ पे लॉन पेयर रिपल्जन को फोकस कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब लॉन पेयर रिपल्जन वहाँ पे होगी जहाँ बच्चे दो लॉन पेयर्स मौजूद हों। एक लॉन पेयर है, एक और लॉन पेयर हो, तभी तो लॉन पेयर रिपल्जन होगी ना। तो गिवन ऑप्शंस में वो आप सब्सटेंस देखें जिसमें दो लॉन पेयर्स हैं। नाइट्रोजन में सेंट्रल एटम में सिर्फ एक लॉन पेयर है, ये नहीं हो सकता। और CH4 में कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। PCl3 में फॉस्फोरस के पास जो है वो एक लॉन पेयर होता है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। H2O बचता है जिसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर्स हैं। यहाँ आपको लॉन पेयर रिपल्जन मिल सकती है, तो लिहाजा सिर्फ लॉन पेयर को देख के ही आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते थे। नंबर 7 को देखें बच्चे। नंबर 7 में आपको बताया गया कि यहाँ पेयर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि बताओ कि वो कौन सा पेयर है जिसमें के दोनों जो मेंबर्स हैं पेयर के, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बहुत आसान है। जिन बच्चों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने कहा था कि ये आना है, तो जिन बच्चों ने इसको अच्छा तैयार किया वो फ़ौरन से इसको उसको ढूंढ सकते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल्स एक्सप्लेन की गई हैं कि CH4 ये डिस्क्राइब किया गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, H2O को भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में डिस्क्राइब किया गया है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए वो ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि दोनों मेंबर CH4 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, H2O में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप बाकियों में देखें तो NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन BF3 में sp3 नहीं है, लिहाजा ऑप्शन बी नहीं हो सकता। इसमें ये जो दोनों CH2 और फिर CH4 इनमें दोनों मेंबर्स के अंदर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। फिर इधर भी दोनों मेंबर्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ऑप्शन ए बचता है जिसके में दोनों मेंबर्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। MCQ नंबर 8 को देखें बच्चे, ये भी इंतहाई आसान है। टेम्परेचर डबल किया है तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से 2 टाइम्स करने से वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे, 2V हो जाएगा। फिर आप आगे देखो, प्रेशर जो है उसको रिड्यूस किया है, हाफ तक उसको लेके गए हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर आधा करने से वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। तो टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम डबल हो चुका, प्रेशर आधा करने से भी वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। तो डबल प्लस डबल यानी 4 टाइम्स जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इंक्रीजेस 4 टाइम्स। नंबर 9 पे आ जाएं और आपने बताना है कि पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो पोलराइजेबिलिटी चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर या एटॉमिक साइज़ के, तो यहाँ हैलोजेंस हैं, इनके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी। और जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये हैं तो एलिमेंट्स जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद हैं। और एक एलिमेंट का ग्रुप में जो अगर साइज़ देखें एटॉमिक साइज़, और उसके नतीजे में फिर मॉलिक्यूलर साइज़ टॉप टू बॉटम बढ़ना चाहिए। तो आयोडीन जो है वो बॉटम के ऊपर है, आयोडीन का चार्ज साइज़ सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि पोलराइजेबिलिटी जो है वो आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन बी बनता है। नेक्स्ट बच्चे नंबर 10 को आप देखें तो इसमें आपको ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी बतानी है किसकी है। चारों ऑप्शंस पे गौर करें तो चारों ऑप्शंस में जो कैटाइन है वो सोडियम ही है। इसका मतलब है कि लेटेस्ट एनर्जी फिर एनाइन पे डिपेंड कर रही है, कैटाइन पे नहीं डिपेंड कर रही। अब फिर जो लेटेस्ट एनर्जी है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो रेडियस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ चूँकि हैलोजेंस दिए गए हैं तो आप रेडियस देख लें, क्योंकि हैलोजेंस के ऊपर चार्ज तो सब पे सेम है। फ्लोरीन पे -1, क्लोरीन का -1, आयोडीन का -1, ब्रोमीन का भी -1। तो इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो तो चूँकि सबका सेम है तो चार्ज भी फैक्टर नहीं होगा, कैटाइन भी फैक्टर नहीं हुआ, फिर रेडियस फैक्टर हो गया। तो लेटेस्ट एनर्जी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो जिसका रेडियस सबसे छोटा है लेटेस्ट एनर्जी वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो फ्लोरीन टॉप पे है, तो टॉप टू बॉटम जो है चूँकि रेडियस बढ़ता है तो टॉप पे जो होगा उसका रेडियस छोटा होगा, तो फ्लोरीन टॉप पे है। फ्लोरीन के रेडियस स्मॉल होने की वजह से सोडियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। नंबर 11 को देख लें बच्चे। तो ये भी बहुत आसान था, आपको इक्वेशन दी गई और आपको बताया गया कि यील्ड हमने बढ़ानी है, और यील्ड अगर बढ़ानी है तो बताइए कि क्या हमें गिवन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ, ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे आ गई, HI की हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी ग्रेटर जो अमाउंट है वो प्रोड्यूस करनी है तो वेरिएबल्स को कैसे चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गौर करें तो हाइड्रोजन का 1 मोल है, आयोडीन का भी 1 मोल है, तो रिएक्टेंट्स के कितने मोल हो गए, रिएक्टेंट्स के हो गए 2 मोल्स, प्रोडक्ट के भी कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स हैं। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मोल्स हो ना बराबर, तो वहाँ पे प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका निकल गया, ऑप्शन डी भी आपका निकल गया, क्योंकि प्रेशर का तो इम्पैक्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है इम्पैक्ट, क्योंकि मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के इक्वल हैं, पीछे ए बी में मुकाबला है। तो अगर आप एनर्जी पे गौर करें तो ये पॉजिटिव है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट देते हैं, तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए ठीक है, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, हीट देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑप्शन ए को टिक करना था। नंबर 12 को देखे बच्चे, तो आपने बताना है कि वो कौन सा साल्ट है जो एसिडिक सोल्यूशन जो है प्रोड्यूस करता है। ये भी बहुत आसान है, कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या देखना था, ये देखना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है, मतलब कैटाइन और एनाइन जो हमें मिल रहे हैं गिवन ऑप्शंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से, कौन किस से आया है, ज़रा गौर करते हैं। तो जो सोडियम है स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, H2SO4। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल साल्ट हो गया। फिर कॉपर सल्फेट पे अभी बात नहीं करते, सी को देख लें। तो सोडियम जो है वो आया है बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बोनेट CO3 आया वीक एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो इसका मतलब है चूँकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका इम्पैक्ट होगा, तो ये बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। फिर CH3 से डबल सोडियम एसीटेट को आप देख लो, तो इसमें CH3COO ये आया है एक वीक एसिड से, और N एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया। तो चूँकि यहाँ बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर है, लिहाजा ये भी बेसिक सोल्यूशन होगा, ये भी बेसिक सोल्यूशन होगा, ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि यहाँ एसिड और बेस, एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। आपके पास ऑप्शन बी जो है वो बचता है, जिसको आपने टिक करना था। इसमें देखें कॉपर जो है ये आया है वीक बेस से, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, जबकि जो सल्फेट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, H2SO4। तो यहाँ पे एसिड का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, यानी गिवन सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस जो हैं हाइड्रोक्सल आयन के मुकाबले में ज़्यादा होंगे, तो ये एसिडिक सोल्यूशन होगा। ऑप्शन बी को टिक करना था। फिर नंबर 13 इंतहाई आसान, किसी तरह की कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्टेटमेंट में ये हिंट मौजूद है, कैलकुलेशन करें तो भी रिज़ल्ट यही आना है। 1 मोलर आपको एसिड दिया गया, 1 मोलर ही उसका साल्ट है, pK आपको pKa की वैल्यू आपको दे दी गई। तो स्टूडेंट जब एसिड और साल्ट की कंसनट्रेशन 1 मोल हो ना, एसिड की कंसनट्रेशन भी 1 मोल, उसके साल्ट की कंसनट्रेशन भी 1 मोल, तो आंसर वही आता है जो pKa वाला है। तो pKa 4.74 है, तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी था 4.74। अगर आप निकालना चाहते हैं तो फार्मूला आपको पता है कि जो pKa आपको गिवन है उसमें आप ऐड करते हो किसका बच्चे, लॉग, और लॉग में आगे रेशो है, ऊपर साल्ट की कंसनट्रेशन होती है, नीचे एसिड की कंसनट्रेशन होती है। तो अगर आप वैल्यूज़ पुट करें, साल्ट की कंसनट्रेशन भी 1, एसिड की कंसनट्रेशन भी 1, इसका जब लॉग लोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 का जब आप लॉग लेते हो तो 1 का लॉग तो आता है 0, 1 का लॉग जब 0 आएगा तो 0 फिर pKa में ऐड करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसका मतलब जो pKa की वैल्यू है वही pH की वैल्यू है 4.74। नंबर 14 पे चेक कर लें बच्चे। तो यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो सीधी सीधी डेफिनेशन है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसनट्रेशन के। वैसे तो हम कहते हैं ना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सीधी सीधी डेफिनेशन से ये MCQ आया। नंबर 15 देख लें, कन्वर्जन से था, कोई मुश्किल नहीं है।
6 ppm आपको दिए गए पार्ट्स पर मिलियन ऑक्सीजन के, तो ग्राम्स में इसको एक्सप्रेस करना है। तो अगर आपको पता हो 1 ppm जो है वो कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, तो ये आधे सेकंड का या 1 सेकंड का बमुश्किल ये आपका MCQ बनता है। तो 1 ppm जो है ना बच्चे, इसको अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 0 पॉइंट आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, 0.001 ग्राम, और 1 ग्राम पर केजी ऑफ सी वाटर, पर केजी ऑफ सी वाटर। अब ये 1 ppm की वैल्यू है, आपको कितने ppm दिए गए, 6 ppm दिए गए। इसका मतलब है इस 6 ppm को आप इस 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0 पॉइंट, जारी जहाँ 1 था वहाँ अब 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ पे 6 आ गया, 6 ग्राम पर केजी ऑफ द सी वाटर। अब इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल पॉइंट को 6 के बाद लाएंगे तो 10⁻³ साथ आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है, 6 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ऑप्शन ए को टिक करना था। फिर सेकंड लास्ट है 16, ये भी जो आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन ऑफ CCl4 आपको कैलकुलेट करनी है। तो कुछ बच्चे जिन्होंने जल्दी में इस को टिक किया होगा, हो सकता है वो गलत कर गए हो जल्दी में, वगरना अगर आप गौर करें तो एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन की बात हुई है, लेटेस्ट एनर्जी की बात नहीं हुई। तो इसमें कैलोरी मीटर तो सीधा सीधा निकल गया, फिर बैकमैन्स मेथड भी निकल गया। मुकाबला था हेस लॉ और बॉर्न हैबर में, तो बॉर्न हैबर साइकिल आपको बताया था लेटेस्ट एनर्जी के लिए, तो ये भी निकल गया, क्योंकि आप एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है उसमें हम हेस लॉ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए को टिक करना था। और फिर लास्ट पे 17, ज़रा मुश्किल नहीं है, ये भी आपको सिखा रखा था कि क्वेश्चंस कैसे बननी है, आप उसमें इक्वेशंस बैलेंस कैसे करते हो। तो चार्जेस का यहाँ पे पूछा है, पूरी बात नहीं पूछी। इससे पहले कि आप चार्जेस की तरफ जाएं, पहले एक नज़र ये देख लिया करें कि क्या एटम्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो अगर आप इक्वेशन पे गौर करें, लेड दोनों तरफ एक एक, ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ 2 2, हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरफ 4 4, तो नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस्ड हैं। इलेक्ट्रॉन को आप देखें तो स्टूडेंट्स किस तरफ इलेक्ट्रॉन्स हमें लगाना पड़ेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे चार्ज +2 है, और क्योंकि ये तो न्यूट्रल है वाटर, इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इधर लेड ऑक्साइड न्यूट्रल, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। आपने कंपेयर करना है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ लेड आयन को, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज ज़्यादा है, +4 है, और इधर +2 है। तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है, बड़े चार्ज को आप कम करके छोटे के बराबर करते हो। जितने यूनिट आपने कम करना है उतने आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। तो हमने 4 को 2 पे लाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जा रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद रिएक्टेंट्स, ऑप्शन सी को आपने टिक करना था। तो देखा कितने आसान, सादा और सिंपल से ये MCQs थे। थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा फोकस आपको 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स दे सकता था। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 17 आउट ऑफ 17 स्कोर किया होगा, और बाकी भी जो है वो मैक्सिमम स्कोर जो है स्कोर के ऊपर पहुँचे होंगे। अगर किसी के गलत हुए हैं ज़्यादा तो ये अनफॉर्चुनेट है। अब कुछ बच्चों ने ये भी फरमाइश की है कि मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूं, और एक दो बच्चों ने कहा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन था गालबन न्यूमेरिकल टाइप, उसका आंसर बता दूं। तो अगर इस वीडियो में मैं उसको आंसर करूंगा तो बच्चे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो एक सेपरेट वीडियो में वो मैं आंसर कर देता हूँ। या जिस बच्चे को अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग का अगर ख़ास तौर पे एक दो बच्चों की पूछना है तो फिर वो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर ले, मैं उधर ही वो समझा दूंगा, उस पर वीडियो के लिए ज़रूरत नहीं है। कल से इंशाल्लाह जो फ़िज़िक्स वाला पार्ट है उसके ऊपर वीडियोस का सिलसिला जो है शुरू होगा। तो चैप्टर वाइज पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, फिर गेस्ट पेपर भी दूंगा। अल्लाह का ये शुक्र है, मेहरबानी है कि हमने जो बायो का गेस्ट किया था मैक्सिमम उसमें आया, जो केमिस्ट्री का गेस्ट किया था उसमें भी मैक्सिमम आया, और फिज़िक्स तो जो है वो बायो और केमिस्ट्री से भी गेस्ट करना आसान है। तो कल इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।